हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं मोदू नावल का पार्ट 51। जिस रात वो लोग जेंग कैफिंग को पकड़ने जा रहे थे, उस रात फेदू जो क्लैन के पीछे किसी पावर के बारे में बता रहा था, जिसके साथ सू फैमिली द्वारा यंग लड़कियों को पकड़कर मारने का भी कनेक्शन था। बाद में लुओ वेंजो ने उस बारे में इन्वेस्टिगेशन भी किया था, पर और भी काम में बिजी रहने की वजह से वो इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो पाया था। फेई चेंगू का एक्सीडेंट हुआ और ठीक उसी टाइम यांग जेंगफेंग की मौत हुई। ताओरन एक बार कह रहा था कि फेदू ही वो इंसान है जिसे यान सिटी के अंडर करेंट्स और उनके बीच के कनेक्शंस के बारे में सबसे ज़्यादा पता है। क्या वो पैरासाइटिक बीस्ट गुआंग याओ फंड है? लुओ वेंजो ने पूछा। वो कंपनी बस एक सेल है। वो सेंटीपीड का एक पैर है, स्पाइडर वेब का एक रिंग। इसका कोई वैल्यू नहीं है, पर उसे टच करोगे तो एनिमी चौकन्ना हो जाएगा। वांटेड क्रिमिनल्स और असैसिन्स को शेल्टर देना और एक बहुत बड़े नेटवर्क को चलाना, इन सब के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है। फेई चेंगू फिक्स्ड इंटरवल्स में उनको डोनेशन देता था और उनको सपोर्ट करता था। बदले में वो लोग उसके लिए सारे क्राइम्स करते थे और उसके रास्ते के कांटों को हटाते थे। लुओ वेंजो फेई चेंगू से मिला था जब वो मिसेस फे का सुसाइड इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। फी चेंगू एक कोल्ड और रिफाइंड आदमी लग रहा था। इनिशियल शॉक के बाद वो ज़्यादा दुखी नहीं लगा था। लुओवेंजो के साथ जो ओल्ड पुलिसमैन थे, उनका कहना था कि फेदू की मां मेंटली इल थी। ऐसे इंसान की मौत से फैमिली वाले ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं, बल्कि वो खुद को फ्री महसूस करते हैं। फेई चेंगू ने अपनी बीमार वाइफ को नहीं छोड़ा और अपने आप को बस काम में बिजी कर लिया। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर वो ज़्यादा दुखी दिखता तो शक की बात होती। लुओवेंजो को अब समझ आ रहा है कि कैसे उसने पुलिस वालों को गुमराह किया था। तुम्हें कैसे पता? फे चेंगू ये सब तुमसे छुपाता नहीं था? फेदू किसी तरीके से अपने बंधे हुए हाथों को फ्री करता है और अपने बिखरे वालों को ठीक करता है। फिर कैबिनेट में जाकर कुछ ढूंढने लगता है। लुओवेंजो अपनी सांसें रोककर बैठा था। फेदू से कुछ बुलवाना बहुत मुश्किल काम है। उसे डर था कि वो जोर से सांस लेगा तो फेदू बोलना बंद कर देगा। फेदू वाइन ढूंढ रहा था, पर लुओवेंजो उसे अल्कोहल देना नहीं चाहता था। उसने लोएस्ट अल्कोहल और हाईएस्ट शुगर वाली वाइन निकालकर फेदू को दिया। एक गिलास वाइन पीकर फेदू बोलने लगा। मैंने पहले किसी को ये नहीं बताया, इसलिए समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे शुरू करूँ। मेरे नाना जी से मैं कभी नहीं मिला। वो फे चेंगू के साथ मेरी माँ की शादी के खिलाफ थे, पर मेरी माँ नहीं मानी। शादी के बाद उन्होंने अपनी बेटी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा। लुओवेंजो को पता नहीं चल रहा था कि क्यों स्टोरी के कैरेक्टर्स बदल गए, पर उसने कहा, क्या उनको फेचेंगू के कैरेक्टर में गड़बड़ी दिखाई दी थी? फेजेंगी उतना कमज़ोर खिलाड़ी नहीं था। फेद हंसता है। एक सैडिस्ट सबसे पहले टारगेट का सारा सोशल कनेक्शंस ब्लॉक करता है। उसके पेरेंट्स, रिलेटिव्स और दोस्त सबसे अलग कर देता है। उसे अकेला कर देता है और साथ में सबके सामने उसकी इमेज खराब कर देता है। इसलिए जब उन्होंने मदद मांगी तब किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। उसके बाद उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी तोड़ दिया गया ताकि उनको पूरे तरीके से कंट्रोल किया जाए। फेदू एक एक्सपर्ट की तरह यह सब बोले जा रहा था। ऑर्डिनरी फ्रेंड्स किसी को गलत समझ सकते हैं। जो लोग थोड़ा कम क्लोज हैं, वो भी टाइम के साथ साथ दूर हो सकते हैं। मेरी माँ के सारे रिश्तेदार वार के टाइम इधर उधर हो गए थे। उनके ज़्यादा रिश्तेदार नहीं थे। मेरी नानी की मौत भी बहुत पहले हो गई थी और नाना जी के बस एक ही बेटी थी। वो गुस्से में थे, पर उन्होंने अपना वारिस नहीं बदला। मुझे समझ नहीं आया था कि कैसे फे चेंगू ने उनके साथ माँ का कनेक्शन तोड़ा और उनकी सारी दौलत हड़प ली। इसलिए मैंने पूछ लिया था। तुम अपने पापा से ये पूछने गए थे कि वो कैसे तुम्हारी माँ को कंट्रोल और अब्यूज़ कर रहे थे? सैडिस्ट और नार्सिसिस्ट लोग अपनी बड़ाई करना पसंद करते हैं। वो अपनी ग्रेटनेस से मुझे वाकिफ कराना चाहता था। किसी भी डिस्कशन के बाद कोई सवाल ना करना मतलब मैंने ठीक से नहीं सुना, इसलिए मैं हमेशा सवाल किया करता था। लोरेंजो का मन हो रहा था कि वो फे चेंगू को कोमा से निकालकर जेल में भर दे। उसने आगे क्या हुआ पूछा। उसने कहा कि मरे हुए लोगों के साथ कोई कनेक्शन रहता ही नहीं है। नाना जी को जैसे ही पता चला कि मेरी माँ प्रेग्नेंट है, वो माँ से मिलने आ रहे थे। माँ भी बहुत खुश हुई थी, पर रास्ते में एक कार एक्सीडेंट में नाना जी की डेथ हो गई। मैंने पूछा था कि क्या पुलिस को एक बार के लिए भी शक नहीं हुआ था कि वो मर्डर हो सकता है? तब तो फे चेंगू पर ही शक होता। उसने कहा कि वो सब करने के लिए प्रोफेशनल्स है। बाद में उसने कहा था कि उसके पास एक अजब तलवार है, जिसे वो वक्त आने पर मुझे भी दे सकता है, अगर मैं उस लायक बन पाऊँ। लोरेंजो के दिल की धड़कन रुक गई। चिंता मत कीजिए, वो तलवार मेरे पास कभी आई ही नहीं। तुम मुझे और तावरन को इतने दिनों से जानते हो, फिर भी हमें कभी कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था? फेद ने थोड़ा रुक कर कहा, आपको पुराने पिक्चर एल्बम प्रोजेक्ट के बारे में पता है?
आपको याद है मैंने कहा था कि मैंने उस बेसमेंट में फैन सीवन का एक पेपर देखा था। उनके पास उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन थी। जो जो उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और उनके रिलेटिव्स सबके बारे में खबर थी। आपकी सिपू का नाम यांग जेंगफेंग था ना? उनकी बेटी यांग जिन उस टाइम सिटी के 12th एलिमेंट्री स्कूल में थी। मंडे से थर्सडे वो अपनी एक क्लासमेट के पेरेंट के साथ घर जाती थी, पर फ्राइडे वो अपनी माँ के लिए 1 घंटा ज़्यादा रुक जाती थी। ठीक कहा ना? इतनी इन्फॉर्मेशन तो लुओंजो के पास भी नहीं थी। ये अदृश्य जाल कहाँ तक फैला है? ये कितना पावरफुल है? अगर उस तलवार की बात करें तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। फे चेंगू के एक्सीडेंट के बाद मैंने बहुत मुश्किल से उसके कारोबार को संभाला है। पुरानी रिकॉर्ड्स में बहुत ढूंढकर मुझे पता चला कि उसने पहले ही उन लोगों को डोनेशन देना बंद कर दिया था। फिर मैंने सस्पेक्ट किया कि उसका कार क्रैश कोई सिंपल इंसिडेंट नहीं था। तो उन लोगों का कनेक्शन टूट गया था? हाँ, फे चेंगू को अपने ही डेमन सोड का बैकलैश भुगतना पड़ा। मैंने आपको जू एनजाओ के बॉडी डिस्पोजल के बारे में कुछ बताया था ना? जब फे चेंगू चार्ज में था तब उसके पास बिनहाई प्रोजेक्ट में कुछ डेवलपमेंट का ऑफर आया था। उसने उसे नॉट प्रॉफिटेबल बोलकर रिजेक्ट कर दिया था। तो जू वेंचाओ ने वहाँ डेड बॉडीज इसलिए डंप नहीं की क्योंकि वो जगह सुंदर है? लुओंजो ने पूछा। उसे पता था कि वो जगह सेफ है। क्या वो रेंट भी देता था? इस केस ने मुझे कुछ रास्ता दिखाया था। तुम्हारे पापा को पीडोफिलिया बिजनेस पसंद नहीं आया, इसलिए वो अलग अलग हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो बहुत ऑनरेबल बात हो जाती। मैं उसे जितना जानता हूँ ये प्रॉफिट का ही मामला था। उस टाइम रियल एस्टेट का मार्केट अच्छा हो रहा था। उससे ज़्यादा प्रॉफिट देने के लिए कितने साइकोपैथ की ज़रूरत पड़ती। उस प्रोजेक्ट ने ही उसे अनईजी कर दिया था। लोरेंजो को अब समझ में आने लगा। शुरू में फे चेंगू को लगा था कि वो उस पैरासाइटिक बीस्ट को पाल रहा है, पर उसने नहीं सोचा था कि थोड़ा पावरफुल होते ही वो खुद का बिजनेस शुरू कर देगा और प्रेसिडेंट फे को बस एक कोलाबोरेटर बना देगा। यही बोल रहे हो ना तुम? पर फे चेंगू के मदद के बिना भी उन लोगों को वो प्लॉट मिल गया था, क्योंकि उनके पास और भी बैकर्स थे। जो क्लैन के जो जुनमाओ और जेंग कैफेंग, है ना? जो हुआईजिन ने कहा था ना कि उसने 21 साल पहले सुना था कि जो जुनमाओ और जेंग काइफिंग एक कार एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि फे चेंगू खुद को जितना इम्पोर्टेंट सोच रहा था वो उतना था नहीं। वो अकेला नहीं था जो उस बीस्ट को खाना खिला रहा था। आज आपने एक बात नोटिस की? हाँ, फेंगमिन का मर्डर दंग जियाओचिंग और जेंग कैफिंग के मर्डर जैसा है। सिर्फ वही नहीं, जिस लड़के ने जिया जियानान के फ़ोन में ट्रैकर लगाया था उसका नाम वेई वेंचुआन है। वो वेई जांगहोंग का बेटा है। ऐसे तो वो बहुत लो की है, पर मैंने उसके बारे में एक स्टोरी सुनी है। कुछ साल पहले उसको डी सिटी में डेवलपमेंट के लिए एक ज़मीन मिलने वाली थी। सिटी गवर्नमेंट ने वर्बली प्रॉमिस किया था आसपास सिर्फ कमर्शियल डेवलपमेंट्स ही होगी और सिर्फ उस ज़मीन को ही रेजिडेंशियल पर्पज़ में यूज़ किया जाएगा। पर किसी वजह से उस प्रोजेक्ट का काम होने में टाइम लग गया और जब कंप्लीट हुआ तब तक उसी एरिया में एक और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो चुका था और उन लोगों ने हाउसेस बेचना शुरू भी कर दिया था। तो वही जैंगहंग को नुकसान हो रहा था। फिर क्या हुआ? फिर उस कॉम्पिटिटर के एस्टेट में कुछ हुआ। एक वांटेड मर्डरर ने उस एस्टेट के गार्डन में 6 लोगों को छुरी से मारा। जब पुलिस आई तब वो एक स्टूडेंट को पकड़कर मारने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे गोली से मार दिया। सुनने को मिलता है कि उस गार्डन के लोटस पॉन्ड का पानी खून से लाल हो गया था। लोग उस अनलकी जगह से भागने लगे, पर वे जान होंग के प्रोजेक्ट के सारे हाउसेस बिक गए। लोग जो सोचता है कि इंसान कितना नीचे गिर सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। ये सब गॉसिप भी हो सकता है क्योंकि सब बोलते हैं कि मिस्टर वेई लकी है। मुझे ये नहीं पता, पर उसका प्यारा बेटा डेफिनेटली फेंगबिन के मर्डर से कनेक्टेड है। बातें करते करते रात बीतने वाली थी। फेदू और वाइन पीना चाहता था, पर लुआबंज ने उसे रोक दिया। तुम्हारा कन्फेशन हो गया, अब मेरी बारी है। मैं कैप्टन लुओ रुकिए, आपको हैरानी नहीं हुई कि क्यों लू गुओशेंग ने जिया जियानान को कुछ नहीं किया? इससे तो पुलिस को उस पर शक होगा और उससे पूछताछ की जाएगी। और वो लड़कियों के किडनैपिंग का केस, सू लुओजान को किसने पुरानी डिटेल्स बताई थी? लुआबंज बोल उठा। हाँ, मैं ये भी सोच रहा था कि फ्लावर मार्केट के सबूरों के बारे में वो रिपोर्ट वांग होंगलियन की नज़र से बचकर सिटी बुरो तक कैसे पहुंचा, और वो मिस्टीरियस टेक्स्ट मैसेज, और डोंग जियाओजिंग को भी वो सब किसने बताया। और मैं ये भी सोच रहा था कि इस साल हमारे पास इतना ज़्यादा काम क्यों आ रहा है। एक गुड एक्सप्लेनेशन है, बताऊं? नहीं। किसी ने उन केसेस को आपके सामने भेजा है ताकि आप इन्वेस्टिगेट करो और वो लोग डर कर कोई क्लू छोड़ दें। कोई उनको कमज़ोर करना चाहता है ताकि उनको नए बैकर्स की ज़रूरत पड़े। यहाँ बहुत ज़्यादा साइकोपाथ्स तो नहीं हैं,
उनके क्राइटेरिया में जो फिट होता है फेदू शट अप। वो मेरे जैसा ही कोई होगा। फे चेंगू का बेटा उनके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। मैं तो उनका आदमी ही हो जाता अगर फे चेंगू उनसे अलग ना हो जाता। मैंने खुद कितनी बार फे चेंगू को मारने के बारे में सोचा था। मुझे उनसे हाथ मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और मैं सिटी बुरो के अंदर तक भी पहुंच गया। लोएंजो टेबल को हिट करता है, पर फेदू बोलता रहा। वो लोग ऑलरेडी मुझसे अंडरकवर हाथ मिलाने की कोशिश कर चुके हैं, पर मैं ये दिखाना नहीं चाहता था कि मुझे कुछ पता है। पर अब जब वही जैंगहोंग ट्रबल में है, तब उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। वो लोग मेरे सामने घुटने टेकेंगे और मैं उस पैरासाइटिक बीस्ट को अपना वॉचडॉग बनाऊंगा। फे चेंगू जो कर नहीं पाया, उन लोगों ने तुम्हें कांटेक्ट किया है? कब? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपने आप को आपके हवाले करने के लिए रेडी नहीं था। लोवेंजो गाली देते हुए रुक गया और फेदू को देखने लगा। उसने अचानक रियलाइज़ किया कि अगर आज का अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट नहीं होता तो फेदू ये सब कभी नहीं बोलता, और अगर वो लोग उससे मिलने आते तो वो उनके साथ एबिस की गहराई में चला जाता। फेदू ने अपने आप को ऐसे दिखाया जैसे कि वो एक अमीर बाप का निठल्ला बेटा है, जैसे कि वो बस आराम की ज़िंदगी बिताता है, जैसे कि उसे पावर की भूख है, जैसे कि वो एक बीस्ट इन ह्यूमन क्लोथिंग है। एक बीस्ट इन ह्यूमन क्लोथिंग को जेंटलमैन, एलिगेंट और ग्रेसफुल होना पड़ता है। उसने अपने आप को कठोर और पावरफुल बनाया, पर एक बीस्ट तो बीस्ट ही होता है। वो इतनी भी एक्टिंग नहीं कर पाएगा कि एक गांव वाली औरत और एक छोटी बच्ची को कंपनी दे पाएगा। फेदू तो ऐसा एक इंसान है जो एक बोल लीन पोर्क कॉन्गी और एक प्लेट सॉल्टेड वेजिटेबल से ही खुश हो जाता है। उसे एक कप कॉफ़ी और कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दो, वो तो उसी में बिजी हो जाएगा। एविस में जाकर एक खूंखार बीस्ट का साथ देना उसका शौक नहीं हो सकता। उन लोगों की वजह से ही तुम सोच रहे थे कि तुम फे चेंगू के हाथ से बच नहीं सकते, इसलिए तुम उन लोगों में से एक बनना चाहते थे। उनको कंट्रोल करके उनको जड़ से उखाड़ना चाहते थे, और अगर फेल हो गए तो जेंग कैफिंग की तरह मर जाते, और अगर तुम सक्सेसफुल होते तो तुम्हें भी उनके साथ जेल जाना पड़ता। पर तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरीके से तुम फ्री हो जाते। लोरेंजो फेदू के पास जाता है। तो तुम अब मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्या तुम्हारा विवेक जाग उठा है? पर तुम्हारे पास तो विवेक है ही नहीं। तुमने शायद ये सोचा कि इतना हैंडसम आदमी तुमसे कन्फेस कर रहा है, रो रो कर तुम्हें अपने साथ रहने के लिए बोल रहा है, तो जेल में जाकर क्या फ़ायदा? और जेल जाने से तुम्हें अपने बाल भी कटवाने पड़ेंगे। फिर स्पीचलेस हो गया। तुम अपने एविल हार्ट और रॉटन लंग्स को मेरे सामने खोल रहे हो। इसका मतलब है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खींच निकालूं। मैंने कोशिश की, पर तुम बार बार डॉज कर रहे हो। लोरेंजो फेदू के सर को धक्का देता है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या तुम मेरी स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हो? फिर चुपचाप रहा। तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते थे। मेरा मन होता था कि मैं तुम्हें बोरे में भरकर पीटूं। पर एक बार जब हमारी पूरी टीम तावरन के घर में मस्ती कर रही थी, तब एक ब्रिक टूट गया था और हमने किसी ने नोटिस नहीं किया। उसका लैंडलॉर्ड भी बहुत बुरा आदमी था। उस टाइम तुमने खुद मार्केट से एक सेम साइज़ का ब्रिक खरीद कर उस टूटे हुए ब्रिक को रिप्लेस किया था। मैंने बाद में जाकर देखा था कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा था। मुझे लगा कि वैसे तो तुम मार खाने लायक हो, पर कभी कभी तुम बहुत प्यारे भी हो जाते हो। और अगर तुमने कभी कुछ गलती कर दी तो वो अफसोस की बात होगी। लोरेंजो की वॉइस धीरे धीरे कम होने लगी। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर सख्त हुआ करता था। पर उस दिन सिटी बुरो में तुम अपने शराबी दोस्तों के साथ हंगामा करने आए थे, पर बाद में हीजोंगी की माँ के साथ बैठ गए। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें कुछ ना भी कहूँ, फिर भी तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ अच्छे से बात करने पर तुम ऐसे मेरे पीछे पड़ जाओगे कि मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने में मजबूर हो जाऊंगा। लोवेंजो फेदू के चेस्ट पर अपनी उंगली से मारता रहता है। तुम एक्चुअली मेरी केयर करते हो। तुमने पहले सोचा नहीं था, पर अब तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। क्या तुम ये मान नहीं सकते? फिर उसकी बातें सुनता है और फिर उसके हाथ को पकड़ लेता है और फिर उसे डाइनिंग टेबल पर प्रेस करके उसके होठों को काट लेता है। डाइनिंग टेबल पर धक्का लगने से वाइन बॉटल नीचे गिर कर टूट गया। लोवेंजो को होश आया और वह टूटे हुए कांच साफ करने लगा। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? तुम उधर ही रहो। लोवेंजो कांच के टुकड़े उठाने लगा। तुमने क्लियरली कुछ बताया भी नहीं, बस मौका मिलते ही मेरा फ़ायदा उठाने लग गए, गुंडा कहीं का। फेदू साइड हो गया था। लोरेंजो को देखते हुए उसने अपने हाथों को चेस्ट के सामने कर लिया। मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं एक सैडिस्ट का बेटा हूँ। बाद में अगर मुझ में भी वो रोग दिखाई दे तो शायद मैं आपको किसी से बात करने ना दूँ, दोस्तों से मिलने ना दूँ, और आपके फ़ोन और कार पर ट्रैकिंग और लिसनिंग डिवाइस लगा दूँ। उससे भी काम ना हो तो मैं आपको बेसमेंट में बंद कर दूँ, ताकि कोई आपको देख ना पाए और मैं खुद आपको खाना चाहूँ। आपको डर नहीं लगता?
लोरेंजो कांच के टुकड़े को एक बैग में भरकर अच्छे से टेप लगा देता है ताकि वो एक हार्मलेस बॉल में बदल जाए। फेदू की बात सुनकर वो दिल खोलकर हंसता है। कौन तुम? कुछ भी। हाँ, मुझे एक कपड़ा दो। उसे देखते हुए फेदू एक फ्लोर साफ करने का कपड़ा ले आता है। उसे लगता है कि जैसे कि उसके सीने में जो पत्थर था वो क्रैक हो गया है और उस पत्थर के नीचे छुपे हुए सारे कीड़े मकोड़े निकलकर भागने लगे हैं। अब और कोई अंधेरा नहीं है। उसने लुओविंजो के हाथ में कपड़ा दिया पर उस कपड़े को छोड़ा नहीं। लुओविंजो ने नजरें उठाकर देखा तो उसे फेदू के आंखों में थोड़ी बहुत इंसानियत दिखने लगी। फेदू ने गर्दन ऊपर नीचे करके कहा, हाँ, मैं आपकी केयर करता हूँ। लोवेंजो को लगा जैसे कि वो उन शब्दों को सुनने के लिए पता नहीं कितने सालों से इंतज़ार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने उस कपड़े को वहीं फेंक दिया और जल्दी से हाथ धोकर गीले हाथों से ही फेदू की कमर पकड़कर उसे बेडरूम में ले गया। कांच के टुकड़े उठा लिए गए थे तो लुओगियो को चोट लगने का चांस नहीं है। फ्लोर पर गिरा वाइन तो अगले दिन भी साफ कर सकते हैं। लुओइगो दिन भर बिजी रहता है। रात को भी बार बार उठकर वो अपनी टेरिटरी पर पहरा देता है। पहरा देते हुए वो एक मीठी खुशबू से अट्रैक्ट हो गया। जनरली डॉग्स और कैट्स अल्कोहल और टोबैको की स्मेल पसंद नहीं करते हैं, पर लुओइगो थोड़ा अलग है। उसे वो खुशबू भी अच्छी लगी और वो टेस्ट भी। वो फ्लोर पर गिरे वाइन को चाटने लगा। अचानक से उसे एक आह सुनाई दी तो वो चेक करने के लिए जाने लगता है, पर तब तक वो और चलने लायक नहीं था। काउच पर धक्का खाकर वो गिर गया और फिर उठ नहीं पाया। रात को फेदू चौंक कर जाग गया तो उसने देखा कि लोरेंजो उसके पास बैठकर उसे देख रहा है। उसे प्रॉब्लम हो रही है देखकर लोरेंजो लाइट ऑफ कर देता है और उसके सर पर किस करके कहता है, सो जाओ, मुझे कल काम पर जाना है, पर तुम्हें सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कह रहे हो जैसे कि आप जल्दी उठ जाते हो। सोचकर फेदू दोबारा सो गया। नींद में उसे पियानो की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक कमज़ोर औरत खिड़की से आती हुई सनलाइट में बैठकर केयरलेसली एक ट्यून बजा रही थी। सुबह कैप्टन लो लेट हो गया। उसका अलार्म भी नहीं बजा और उसके घर के जीते जागते ह्यूमन अलार्म ने भी उसे नहीं उठाया। फेदू ने सुबह उठकर फ्लोर को साफ कर दिया था और फिर लुओ युगियो को कैट बेड में लेटाकर वेट वाइप से उसके पॉज को साफ कर दिया। जब लुओविंजो उठा तब वो अपने फ़ोन पर न्यूज़ देख रहा था। उसने लुओविंजो की रात की बातों को रिपीट किया। मैंने कहा था ना कि सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। लोवेंजो को टीज करके उसे बहुत मज़ा आया, पर बाद में वो खुद उसे ड्राइव करके बुरे ले जाने लगा। अच्छा, एक रोल ख़त्म करके अपने हाथों को पोंछते हुए लुओविंजो ने कहा, जिस साल गुजाओ की मौत हुई थी उसके एक साल बाद पिक्चर एल्बम प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? अगर जियाओ हायांग की बात सही है तो वैसा कुछ हो सकता है। उनको शायद ये पता चला था कि लोग वांटेड क्रिमिनल्स के हाइडिंग स्पॉट्स में से एक है। एक और बात है, नॉर्मली कोई पुलिस वाला अकेले किसी मिशन पर नहीं जाता है, तो फिर वो वहाँ पर अकेले क्यों फंस गए थे? क्या वो बिना किसी को बताए चले गए थे या फिर उन्होंने जिसको बताया था उसने ही उनके साथ धोखा किया था? लोरेंजो के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। टॉपिक चेंज करने के लिए उसने कहा, मैं पूछना भूल गया था, कल तुमने जियाओ हायांग को कैसे कॉर्नर किया? मैंने कुछ नहीं किया था। उसके कमर पे एक किचन है जो उसके चलते टाइम आवाज़ करता है। जब मैं वॉशरूम से निकलने वाला था तब वो अंदर आ रहा था। आपकी शॉर्ट मीटिंग से पहले ही मैंने उसके हाथों से पानी टपकते देखा था। 10 मिनट में वो दोबारा वॉशरूम क्यों जा रहा है ये सोचकर मैं क्लीनिंग सप्लाई वाले जगह पर छुप गया था। अच्छा, इसलिए उसे पता नहीं था। तुम्हें उसके फ़ोन का पासकोड कैसे पता चला? मैंने गेस किया। एक बार कोई उसका वर्क कंप्यूटर यूज़ करना चाह रहा था। उस टाइम उसने वही पासवर्ड दिया था। ही इज़ समहाट ऑब्सेस्ड। ऐसे लोग ऐसे नंबर यूज़ करते हैं जिसका कोई स्पेशल मतलब होता है और हर जगह पर वो एक ही नंबर यूज़ करते हैं। तावरन के जैसे इंसान के लिए ये सिंपल है। उनका पासवर्ड एक बर्थडे, एक नाम और एक फ़ोन नंबर का कॉम्बिनेशन होगा। जियाओ जियाओ के वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस है। उसके दोनों पासवर्ड डिफरेंट होंगे। मुझे लगता है कि उसके ऑफिस कंप्यूटर का पासवर्ड होगा ऑफिस रूम नंबर या उसका बैज नंबर या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। तुम्हें क्या लगता है मेरे सैलरी कार्ड का पिन क्या है? हंस क्यों रहे हो तुम? मैं एक बुकमार्क का पिन क्यों गेस करूँगा? ये लड़का पहले भी उसे बूढ़ा और गरीब कहा करता था। बहुत दिन बाद इसने फिर से लोरेंजो का मजाक उड़ाया। तो इतने दिनों से वो जो मीठे शब्द बोल रहा था वो सिर्फ उसे सीड्यूस करने के लिए ही था। उन दोनों का नोक झोंक बुरे पहुंचने तक चलता रहा। ऑफिस डोर पर एक मिडिल एज्ड कपल थे। देखकर ही पता चल रहा था कि वो लोग दौलतमंद नहीं हैं। वाइफ के चेहरे पर फ्रिकल्स हैं और उसकी वॉइस सर्द। हस्बैंड थोड़े से मोटे हैं और उसने एक डल ग्रे ब्रीफकेस पकड़ रखा है। हमारे बच्चे ने पहले ही कह दिया है कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं। बच्चे फालतू की बातें बना रहे हैं।
हमारी बच्ची ठीक है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। आप किसी की भी बात पर विश्वास मत करो। अगर आप हमें ऐसे ही बुरा बुलाते रहोगे तो हमारे जॉब में हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, वो लेडी बोलती है। तावरन उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर वो लोग राजी नहीं होते। लैंगजियो ने जैसे ही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कहा तो वो लोग और भड़क गए। अगर उसने कहा है कि वैसा कुछ नहीं हुआ है तो आप लोग हमारा और अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, कहकर वो लोग निकल गए। लुओवेंजो ये जानकर हैरान हुआ कि वो लोग वांग जियाओ के पेरेंट्स हैं। विक्टिम के पेरेंट्स रेपिस्ट से ज़्यादा एंसियसली बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यूफन मिडिल स्कूल के सबका कहना है कि सब कुछ ठीक है। सिर्फ जिया जियाओनान ने कहा कि वांग जियाओ को बॉयज़ डॉर्मिटरी में खींच कर ले जाया गया था। पर इतने दिनों बाद मेडिकल एग्जामिनेशन से भी कुछ प्रूव होना मुश्किल है। एविडेंस मिलने पर भी उन नाबालिग बच्चों को कोई सज़ा तो नहीं होगी। सारे एक्यूज लड़कों ने अपने लॉयर्स के एडवाइस पर मुंह बंद रखा और विक्टिम भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।